like to see your iconic line जो आप पीपीडीटी शुरू होती है, असेसर आता है, एसएसबी असेसर, और वो अपनी एक लाइन बोलता है, उस लाइन में बहुत कुछ छुपा होता है सर। आई वांट कि आप एक बार दोहरा दें सर, तो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। Okay, line is very simple. Gentlemen, this is a test of your observation, perception, and imagination. In this test, you have to write a story bringing out what has led to the event, what is going on, and what the outcome will be. And you will also add the feelings and thoughts of the characters when you are writing the story. तो ये तो स्टैंडर्ड रहता है आपका जो पीपीडीटी स्टोरी राइटिंग एज वेल एज टीएटी का स्टोरी राइटिंग बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा कई सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। Why you said it is the one of the most important one? मेरे हिसाब से तो आपने सारी चीजें बता दी, अगर कोई बच्चा इनको ध्यान से सुने ना तो ही स्टोरी अच्छे से लिख सकता है। Why said it is most important one? जिनको आपने भी देखा वो है अशोक सर। अशोक सर आफ्वा की एक फैकल्टी है, और ये वही फैकल्टी है जिसने इस बार एक ही दिन में 21 रिकमेंडेशन दी है, और अशोक सर एसएसबी भोपाल बोर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं। यही एक वजह है कि सर जब बात करते हैं तो बच्चे बड़ा रिलेट कर पाते हैं, और लोग मुझे वीडियोस के नीचे ही बताते हैं या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताते हैं कि सर की वीडियो देख के ही मैं रिकमेंड हो गया। और कईयों की ख्वाहिश भी होती है कि सर से पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, तो उसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा है। हम सर से डायरेक्टली बात करेंगे, जो कि भोपाल के साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी बातें आपको पता लग जाती हैं जो आप सच में जानना चाहते हैं। जरा मुलाकात करते हैं अशोक सर से। जैन सर। जैन शुभम सर, मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला तब जब मैं आफ्वा में विजिट किया। दिस वाज अ बिग ड्रीम ऑफ माइन एंड इट्स कंप्लीटेड फाइनली। एंड योर टीचिंग मेथड इज ऑसम। आई थिंक इट्स लव्ड बाय ऑल, एंड आई थिंक यू नो बाय ऑल द स्टूडेंट आल्सो। सर, यहाँ पर ना आपकी मदद थोड़ी और चाहिए। इन द एसएसबी व्हाट इज देयर इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन। आपको पता होगा पीपीडीटी में एज, जेंडर, मूड लिखवाए जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ही कैजुअली लिखते हैं उसे, फटाफट सर्कल कर दिया, जो भी दिखा, जितना भी दिखा, क्राउड दिखा तो ऐसे ही कर दिया फटाफट और लिख दिया। पर बच्चे शायद ये बात समझते नहीं है कि इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये बात आप आफ्पा में जब ऑफलाइन में गया था, आपके पास आया था ऑफलाइन बैच में, तो आप बता रहे थे बच्चों को इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर तुम ढंग से इसे नोट नहीं करोगे तो अपने सिलेक्शन का एक क्रिटिकल एलिमेंट स्क्रीनिंग के टाइम पे खो रहे हो। क्या इंपॉर्टेंस सर एज, मूड और जेंडर की सर? ओके, हर पिक्चर में जो जेंडर, एज, मूड हम क्यों लिखवाते हैं, बेसिकली असेसर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि एक कैंडिडेट पिक्चर को कितना अच्छे से ऑब्जर्व करता। एंड ऑब्जर्वेशन स्किल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ मिलिट्री लीडर। अब यहाँ पर आपके बेसिक चीज हमने ये बोला कि पिक्चर को अच्छे से देखो, 30 सेकेंड्स टाइम है, उसमें जेंडर क्या है, मूड क्या है, एज क्या है, ये सब ऑब्जर्व करो। इतने बोलने के बाद भी कैंडिडेट्स ऑब्जर्व कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जल्दीबाज है कि हमको स्टोरी ही लिखना है। अब इसके कारण से उनका जो बेसिक क्वालिटी जो रहता है, रीजनिंग एबिलिटी, वो असेसर को कम दिख जाता। तो इस क्वालिटी को असेस करने के लिए हम ये 3 चीजों मांगते कि जेंडर, एज और। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे आपके यहाँ ना इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे होते हैं, थोड़े चेंज हो जाते हैं। डू नॉट नीड टू से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एनीवन, जस्ट डायरेक्टली कम टू योर स्टोरी, जस्ट टेल अबाउट द एज, मूड, जेंडर एंड द थीम एंड स्टार्ट द स्टोरी। ये इंस्ट्रक्शन की क्या वैल्यू होती है? या सिर्फ ये हमको सीनियर ऐसे बताते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनो, अगर वो ही फॉलो करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं फॉलो करोगे सिलेक्शन नहीं होगा? व्हाट इज दैट सर? जी, बेसिकली किसी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है अननेसेसरी डिटेल्स को सुनने के लिए, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कीप द नरेशन ब्रीफ एंड क्रिस्प। इसमें जब हम प्लेसेंट्रीज ऐड करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हम जो भी बोलेंगे वो सारे इनवैल्यूएबल चीज है। तो इनवैल्यूएबल चीज को कोई भी क्यों सुनेगा? किसी के पास भी टाइम नहीं है, ना हमारा पास है ना आपके पास है, तो सभी का टाइम क्यों वेस्ट करना? इसलिए बोलते कि जो चाहिए बेटा वो बोलो आप जल्दी। अच्छा अच्छा सर, यहाँ तक की बात हो गई, पर ये जब आपने कहा ब्रीफ और क्रिस्प स्टोरी सुनना आप चाहते हैं, अब बच्चे बड़ी मेहनत से पीपीटी लिख कर रट के बाहर, रूम के बाहर कई बार प्रैक्टिस करके अंदर आते हैं, भाई आज बस असेसर ना एक बार पूरी स्टोरी सुन ले, एंड व्हाट हैपन, नरेशन का आया और बोल दिया नेक्स्ट।
सर बच्चे हॉन्ट हो जाते हैं यहाँ पर, कारण हो जाता है उनको लगता है भाई यहाँ पर तो असेसर ने समझ लिया इसको सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, इसको बाहर ही जाना है आज, सब मोरल डाउन, जीडीबी खराब हो जाता है, सब हो जाता है। इज दैट मीन कि अब आप लेने ही नहीं वाले उसे? सी एक्चुअली ये एक असेसर को क्या चाहिए, एक बंदे का ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन किस डायरेक्शन पे चलती है, तो यही पर्पस होता है कि स्क्रीनिंग का। यहाँ पर हम डिटेल असेसमेंट कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या करते हैं कि असेसर जो मेरे को चाहिए मिल गया, इसके आगे सुनने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट बोल देता। ये अच्छे कैंडिडेट का भी हो सकता है यार, एक कैंडिडेट का पुअर परफॉर्मेंस की वजह से भी हो सकता है, तो इससे आपको कोई अलार्मिंग होने की जरूरत नहीं। तो मतलब आप एज, मूड, जेंडर और थीम से समझ जाते हो कि बच्चे की स्टोरी एक्चुअली कहना क्या चाह रही है। मतलब उसके साथ साथ आपका जो एक्शन आएगा, तो जी एक्चुअली आपका जो एक्शन है, इट इज कॉल्ड द थीम ऑफ द स्टोरी। ओके। अब उस थीम से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक कैंडिडेट का स्टोरी किस लाइन पे जा रही है। अच्छा, वहां से ओके, वहां तक आप समझ जाते हैं। अच्छा सर एक बात समझनी है मुझे, यू टीच वेरी वेल, यू आर टू गुड। अगर ऑनलाइन असेसमेंट होता है, देयर इज अ रिजर्वेशन टू टॉक टू यू, ठीक है? इवन देन आफ्पा ने 2 असेसर रखे हुए हैं, पहले आप पढ़ाएंगे अगर ऑफलाइन बैच में आते हैं, उसके बाद 7 डेज बाद दूसरे असेसर आते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ इट? ऐसा क्यों कराया आपने? ओके, इसके बेसिक ये पर्पस है, जब हम पहले हफ्ते बच्चे को पढ़ाते तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ और एक कैंडिडेट को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में लाके छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक ही हफ्ते में बंदे का पर्सनालिटी में ज्यादा चेंजेस हम ला नहीं सकते। जब दूसरा असेसर आएंगे तो उनका रोल क्या है, अभी बंदे को काम तक छोड़ा हमने, वहां से उनको उठा के और एक अच्छे लेवल पे लेके छोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू क्लियर द एसएसबी, दैट इज वन कंडीशन, बट देन 15 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद अगर आप नॉर्मल या कम मार्क्स के साथ क्लियर कर रहे हैं तो उसके ज्यादा फायदा नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो उसके लिए एक ऊपर लेवल तक आपको ले जाना पड़ता। तो इसलिए हमने 2 असेसर मेहनत करके बंदे को एकदम उठा नहीं सकते, लेकिन एक-एक कदम उठा के दूसरे हफ्ते के बाद क्या होता है कि बंदे का लेवल लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंच जाए। बट सर ये बात सारी सही है, यू डिड मेनी टाइम्स नरेशन, मतलब जो आपका स्क्रीनिंग होता है वो मल्टीपल टाइम हो रहा है। असेसर जैसे एक्चुअल में बैठे होते हैं एग्जाम हॉल में, वैसे ही वहां पर बैठे होते हैं, ठीक। उसके बाद आप जब नरेशन ले रहे हो तो उसके बाद ये नहीं बता रहे ये बच्चे स्क्रीन हो गए अंदर चलो और ये बच्चे स्क्रीन आउट हो गए बाहर चलो। यू आर टेलिंग व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर पता लग गया है ऑब्जर्वेशन, एज, मूड, जेंडर, आपने खुद ही बोल दिया अगर ये चीज है तुम्हारा हो जाएगा, डन, खत्म हो गया। व्हाट इज द रीजन कि इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप 5 से 6 एक्चुअल स्क्रीनिंग कराते हो? ओके, सी द पर्पस इज, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को ये बोलना है पेशेंट को आपका क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। उसी प्रकार जब आप हमारा पास आते हैं तो आपका ये कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सर हमको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम क्या है, पिछले बार हम क्यों स्क्रीन आउट हुए और पिछले बार हम क्यों कॉन्फ्रेंस आउट हुए, ये चीज सर हमको बोलेंगे। तो मैं ये पता करूंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको डायरेक्टली ये बोलना है कि बेटा आप ये इम्प्रूव करो। जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम हर एसएसबी में रहेगा, तो बार बार स्क्रीन आउट होगा या बार बार तो कॉन्फ्रेंस आउट होगा, तो क्या फायदा है। तो सच बोलना इंपॉर्टेंट है बच्चे को। अच्छा चलिए सर, ये बात मैं आपकी समझ गया। अब मैं आपकी ना, आपने आई थिंक ये आपसे बहुत बार बहुत बच्चों ने आफ्पा के बैच में ही पूछा होगा, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में भी, सर मेरी स्टोरी ऐसा चेक करके एग्जैक्टली बता दीजिए मैं इसमें क्या लिखूं। एंड आप कहानी के एंड में 2 बातें बोलते हो, बेटा ऑब्जर्व करो पिक्चर को ध्यान से, उसमें कोई क्रिटिकल एलिमेंट होगा उसको पकड़ो और स्टोरी बन जाएगी। ये क्रिटिकल एलिमेंट क्या होता है सर? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पिक्चर, हर पिक्चर का 2 चीज होती है। एक है जो बड़े बड़े चीज दिखती है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो बड़े बड़े चीज दिखती है तो उसको लेके स्टोरी बना लेते हैं, लेकिन हर पिक्चर में कभी छोटे छोटे एलिमेंट्स का भी जरूरत पड़ता है। तो जो कैंडिडेट सारे डिटेल्स को ठीक से ऑब्जर्व करके फिर स्टोरी बना, उसकी स्टोरी में इफेक्टिवनेस और अच्छे से दिखेगा। ऐसे नहीं कि जो बंदा बड़े बड़े चीजों को लेके लिख रहा वो फेल होगा, ऐसे नहीं है। वो बंदा भी पास हो सकता, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि एक एवरेज कैंडिडेट चाहिए मिनिमम 90 मार्क्स के लिए।
उतना तो मिलेगा, लेकिन किस कैंडिडेट को मैं बोलूँगा कि ये लड़का बाकी से बहुत अच्छा है। उस लेवल के लिए बंदा जो माइनर डिटेल्स जो दिख गया पिक्चर में, उसी को भी ऑब्ज़र्व करके वो सारी एलिमेंट्स को स्टोरी पे डालेगा, तब उसका स्टोरी बहुत इफ़ेक्टिव दिखेगा, वो लेवल उस कैंडिडेट का लेवल हाई लेवल तक चाहिए। ओके, फेयर इनफ सर। अब मैं, आपने तो पिक्चर देख रखी है सर, हमारे व्यूज के सामने एक पिक्चर रखना चाहूंगा। मैं इसमें समझना चाहूंगा व्हाट द क्रिटिकल एलिमेंट, क्योंकि जब ये पिक्चर देखेंगे, अभी अगर इन्होंने पॉज करके स्क्रीन देखी है तो इनको लगेगा फायर लगी है कहीं पर। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल अंडरस्टैंड कि ये घर है जहां पर आग लगी है। कुछ उन्हें ज्यादा दिमाग लगा लिया होगा, वो कहेंगे फैक्ट्री है कोई। कुछ उन्हें और दिमाग लगा लिया होगा तो उन्हें क्रिटिकल एलिमेंट एक फ्लोर पे पड़ा हुआ भी देख लिया होगा। और किसी ने थोड़ा मतलब ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन होगा तो उसने कहा होगा दो टाइप के जेंडर है, मेल फीमेल, और मेल में भी थोड़ा बूढ़ा टाइप का, फीमेल है 25-35। व्हाट इज क्रिटिकल एलिमेंट हिडन ओवर हियर सर, जो पूरी कहानी को बदल दे सर? ओके, तो यहाँ पर क्रिटिकल एलिमेंट ये है, मेनी कैंडिडेट्स दे से दैट देयर आर पीपल हु गॉट स्टक इन द बिल्डिंग, यानी अंदर लोग फंस गए बिल्डिंग के अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम ठीक से देखेंगे, बिल्डिंग के अंदर कोई कैरेक्टर तो नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल प्रॉब्लम वाली पिक्चर को हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ये थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया हमने। ये एक बात है। दूसरी बात है, तो जो खिड़की का जो टूटा हुआ शीशे, जो खिड़की का जो शीशे जो पड़ी है टूटा हुआ, तो इसे हम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि यार ये शीशे टूटा है या फटा है, इसका एक ही कारण हो सकता है कि अंदर से कोई ब्लास्ट टाइप का होगा। अब कोई भी कैंडिडेट ये ब्लास्ट की जो समझ जाता है और उसको स्टोरी में लिखता है कि जो ब्लास्ट हो रहा, तो कोई भी अंदर जा नहीं सकता विदाउट एनी फायर प्रूफ प्रोटेक्शन एंड अदर थिंग्स। अगर कोई कैंडिडेट बोलता है तो मैं ब्लैंकेट लेके अंदर जाऊंगा लोगों को बचाने के लिए, इतने बड़े आग में, और वो भी आपने रीजन बोला कि वो कोई ब्लास्ट की वजह से हुआ, तो इसके लिए एक ब्लैंकेट आपको कैसे मदद आएगा? तो कोई भी असेसर इसको सोच के ये लगे कि यार बंदा थोड़ा अनइंटेलेक्चुअल टाइप सोच रहा है। इसको एक सिंपली भी बोल सकते हैं कि बंदा थोड़ा स्टूपिड जैसे सोच रहा है। ऐसे कैसे होगा? बंदा एक ब्लैंकेट के साथ अंदर गया। तो इतने माइनर डिटेल्स में क्या होता है कि तुम्हारा स्टोरी का जो इफेक्टिवनेस है, वो वहाँ पर इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। सर बट इतनी माइन्यूट डिटेल चलो आपने नोट डाउन भी कर ली, बट हर इंसान को हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता। सो व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दैट? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? अपने लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका अलग-अलग फील्ड रहता है। लेकिन एक्सपोज़र हो सकता है। एक्सपोज़र मतलब टीवी में देखना है और कहीं मूवी में देखना है, बुक से पढ़ना है और कहीं से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जैसे लोगों से बात करना। हाउ मेनी ऑफ अस इंटरैक्टेड विद द फायर सर्विस पीपल? वी नेवर डू दैट। अगर हमको लिखना है एक स्टोरी में, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? एक ऑथेंटिक पर्सन से लेना पड़ेगा। अगर कोई पहचान वाले होते हैं, उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। उसी डिटेल को जब हम ऑथेंटिक डिटेल के साथ स्टोरी बनाएँगे, तो वहाँ पर हमारा स्टोरी में थोड़ा इफेक्टिवनेस ज़्यादा दिखेगा। ओके, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। दैट ऑब्जर्वेशन वाली बात हो गई सर। बट सर एक बात समझ नहीं आती, एवरीवन लाइक फेम इन द बॉलीवुड, इन द एवरी फील्ड द फेम इज इंपॉर्टेंट। फेम के साथ बहुत चीजें आ जाती हैं। Why in the army the fame is not so considerable कि आप लोग फेम लिखा है, oh that's very bad, it's a fame attractive वाला बंदा है, उसको साइक में आप नोट डाउन कर लेते हैं। Why so? ओके, इन द डिफेंस फोर्सेस, जिसको हम मतलब डिफेंस सर्विसेज को, नॉर्मली हमारा काम क्या होता है कि दुश्मन के साथ लड़ना है, देश को प्रोटेक्ट करना, ये करना, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पड़ता है, वी विल आल्सो गेट इनटू द सोशल सर्विस मोड। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले बुलाता है कि यार फौजी को बुलाओ, वही आके हमको मदद कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रोफेशन में देश का सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर बंदा अपने जो सेल्फ सर्विस को ज़्यादा सोच नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ पर जब भी बंदे का अपने फेम के बारे में और अपना जो अवार्ड वगैरह, रिवार्ड वगैरह जो भी जो मिलता है स्टोरी में, और कहीं भी जो बंदा ढूँढता रहता,
उस टाइप के बंदे को हम सोचते हैं कि यार ये बंदा काम से ज़्यादा इसका वो नहीं है, लेकिन इस काम से बंदे को क्या मिलेगा? सो ही इज़ मोर वरीड अबाउट व्हाट ही इज़ गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस वर्क। वहाँ पर जो सेल्फ सेंट्रिक काइंड ऑफ जो एटीट्यूड है, वो दिख जाएगा और वो एटीट्यूड फौज के लिए अच्छा नहीं लगेगा। बट सर अगर थोड़ा ना मोरल वे में देखें यार आप, ये ना मुझसे ना एक सोल्जर ने कॉल करके कहा सर मेरे को ना क्रेडिट मिलना चाहिए अगर मैंने कोई काम किया तो सर मैं काम कर रहा हूँ और ऑफिसर के नज़र में सर कोई और वाई वाई ले रहा है सर ऐसे कैसे हो सकता है सर क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए सर मेरा नाम ऊपर आना चाहिए कि मैंने काम किया है तो देखो, क्रेडिट मिलना है एक बात है, लेकिन आप खुद उसको क्यों माँगना है, मेरे को क्रेडिट दे दो। क्योंकि यहाँ पर स्टोरी में किसी और का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ़ आपका कंट्रोल है। हीरो किसका चूज़ करना है, क्या प्रॉब्लम चूज़ करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे एंड करना है, ये सारी चीज़ आपके अंदर से होता है। तो यहाँ पर जब आप काम करते हो तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे को इस टाइप के अवार्ड होना चाहिए और इस टाइप की रिवार्ड होना चाहिए। आप ये सब क्यों खुद क्यों कर रहे हो? तो यहाँ ओके पर ये प्रॉब्लम आएगा। ओके ग्रेट सर ये माना जाता है मैंने सुना है ऐसा आर्मी इज ऑल अबाउट कैमराडरी हर इंसान को एक फैमिली वाली कंफर्ट आती है बट माना जाता है एक सोल्जर एक ऑफिसर को फैमिली से टू अटैच नहीं होना चाहिए वरना टू इमोशनल हो जाता है ये क्या चक्कर है सर ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, देश का सेवा में हम इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस दे नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगा, तो मेरे को अपने लाइफ को भी खतरे में डालना पड़ेगा और अपनी टीम के लाइफ लाइफ को भी खतरे में डालना पड़ेगा, ये बात सभी को पता। जी अब यहाँ पर मैं इमोशनल होने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इमोशनल कनेक्शन कब रहना कि जब हम देखते हैं कि इसे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस फ़ायदे को मैं अपनी टीम के साथ कैसे बाँटूँगा और उनको कैसे दूँगा, तो ठीक है, तो एक तरफ वो चलेगा। लेकिन मैं इतना इमोशनल बन गया और वो मेरा मेन काम को अफ़ेक्ट करता है, उस टाइप की इमोशंस नहीं चलेगा। ओके तो मैं आपकी बात को समराइज कर दूं मैंने अभी एक पिक्चर व्यूअर्स को दिखाई थी जरा थोड़ी एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाता हूँ सर मोटी मोटी उसने बच्चे ने जो भी आदमी था मतलब उसने एक स्टोरी बनाई कि उसने वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जैसे ही फायर अलार्म बजा और जो बर्स्ट होने वाला टाइम था वहां से लोगों को दूर कर लिया मीनवाइल फायर ब्रिगेड को बुला लिया उसने कहानी में अपनी लिख दिया कि उसने अपना नाम आगे करते हुए न्यूज़पेपर वाले आए भाई क्या हुआ तो उसने कहा कि जी मैंने ऐसे करा उसने क्रेडिट ले लिया और उसके बाद उसने मेक श्योर किया कि जो फैमिली मेंबर हैं उनको कॉल करके सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया मैं ठीक हूँ तो ये आपके लिए एक सेटिस्फैक्टरी स्टोरी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं पहला क्रेडिट लेना और दूसरा फैमिली की तरफ टू अटैचमेंट होना हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो बंदा अपनी फैमिली को कॉल करके बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात से इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखता। इमोशनल अटैचमेंट कब दिखेगा, जब वो बंदा बोलता है कि मैं अपने फैमिली वालों से मिलना है, उनको देखना है, आई विल फील मोर कंफर्टेबल व्हेन माय फैमिली मेंबर्स आर वेरी क्लोज टू मी। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखता है कि ये बंदा बहुत इमोशनल अटैचमेंट टाइप है। तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ द नोन पीपल। दूसरी बात है, जब मैं अननेसेसरी लोगों को प्रॉब्लम में डालता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को बाकी सारी चीज़ सोचना पड़ेगा कि इनको बचाने के लिए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस के साथ गया बंदे के साथ, उसमें कुछ बंदे का मतलब बहुत बुरी तरीके से कुछ चोट लग गया और किसी को बर्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब जितना मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ऐड करता रहूँगा, उतना मैं इमोशनली अटैच हो जाऊँगा कि यार इस बंदे को मैं कैसे सँभालूँ? तो ये प्रॉब्लम को आपको अगर अवॉइड करना है, तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइसेबल इन अ स्टोरी, डोंट मेक योर स्टोरी इमोशनली कनेक्टेड विथ द अदर कैरेक्टर्स इन द पिक्चर। ओके फेयर एनफ सर सर नाउ आई लाइक टू सी योर आइकॉनिक लाइन जो आप पीपीडीटी शुरू होती है एसएसआर आता है एसएसबी एसएसआर और वो अपनी एक लाइन बोलता है उस लाइन में बहुत कुछ छुपा होता है सर आई वांट कि आप एक बार दोहरा दें सर तो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा Okay, line is very simple. Gentlemen, this is a test of your observation, perception, and imagination. In this test, you have to write a story bringing out what has led to the event, what is going on, and what the outcome will be. And you will also add the feelings and thoughts of the characters when you are writing the story. तो ये तो स्टैंडर्ड रहता है आपका जो पीपीडीटी स्टोरी राइटिंग एज वेल एज टीएटी का स्टोरी राइटिंग बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा कई सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन।
Why you said it is the one of the most important one? मेरे हिसाब से तो आपने सारी चीजें बता दी हैं, अगर कोई बच्चा इनको ध्यान से सुने ना तो ही स्टोरी अच्छे से लिख सकता है. Why said it is most important one? क्योंकि हम कैंडिडेट को एक कंफर्ट जोन पे डालना चाहते हैं एक्चुअली, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट कभी ये नहीं बोलता है आपकी स्टोरीज आपके पीएक्यू के रिलेटेड होना है या आपके लाइफ के रिलेटेड होना है. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. तो पहले लाइन में साइकोलॉजिस्ट आपके कंफर्ट जोन में बोल देगा कि बेटा ये सारी चीजें अगर आपकी इमेजिनेशन से आता है बहुत अच्छा है, तो आई एम गिविंग यू फ्रीडम टू थिंक, बट आप अपनी फ्रीडम को सही से यूज नहीं कर रहे. आप खुद अपनी पीएक्यू के साथ कनेक्ट करके लिखते स्टोरी, अगर अपनी पर्सनल लाइफ के लिख के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितने पिक्चर में कनेक्ट होगा, कितने पिक्चर में कनेक्ट नहीं होगा, वो बात कौन बोल सकता. तो जिस पे कनेक्ट हो जाता तो ठीक है, जिस पे नहीं होता तो वहां पर आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा. तो मैं आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में डालना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते. Is the whole crux of it. That's a very wonderful explanation of it, sir. Sir, एक बात बताइए. You said one thing. Most of the repeaters fail because of TAT. Most of the repeaters fail in their TAT. And when we land into SSB, मतलब sorry AFPA, you said अगर पहली सबसे आसान चीज है इंटरव्यू से सबसे आसान तो वो TAT है. How it came so, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है, बट आपको ये जो डर है लोगों का, स्टूडेंट्स का, ये कैसे एहसास हुआ आपको? ये तो हर बार गलती करते हैं, रिपीटर 6-7 टाइम्स रिपीटर एक ही गलती, टैट हमेशा बेकार होती है, हमेशा पुअर होती है. हाउ यू रियलाइज दैट? तो यहाँ पर जो कंफर्मेटरी टेस्ट हम बोलते हैं, जिसको WAT, SRT और SD, जी, तो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा आसान है, कोई भी बंदा खुद प्रैक्टिस करते करते भी ये समझ सकता जी. दूसरी बात है, WAT, SRT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन का जो स्टैंडर्ड है, जैसे WAT का वर्ड्स है या SRT का सिचुएशंस है, ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही चीज SSB में भी कभी रिपीट हो जाता है. तो ये फेमिलियरिटी के कारण से क्या है, सभी का WAT SRT परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है. लेकिन TAT में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, अभी भी रिपीटर्स को भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि स्टोरीज में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना. एक बात है, ये जो कंफ्यूजन के कारण से क्या है, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ पिक्चर्स के लिए तैयार करते हैं. ये पिक्चर ये आएगी तो ये लिख दूंगा, वो आएगी तो ये लिख दूंगा, क्योंकि पिक्चर रिपीट तो होती ही नहीं आज भी. ये किस टाइप के होते हैं कि जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ, जी, जब हम क्लास में मैथमेटिक्स का सम करते हैं, जी, जिस कैंडिडेट का फार्मूला समझ आ गया उस बंदे का नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता. जी, लेकिन जो बंदा एक दो सम जो रट्टा मार के आया है, इसी नंबर के साथ मैं ऐसे ऐसे करूंगा, अगर वहां पर एक नंबर भी जो चेंज हो जाता, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता. तो ऐसा TAT में प्रॉब्लम क्या है, रिपीटर्स भी क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते, वो सिर्फ पिक्चर की तैयार करके आते हैं. जिस बंदे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वो बंदा पिक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी पिक्चर आएगा वो आराम से स्टोरी बन जाता. ओके सर, एक बात बताइए, आप फुल फॉर्म में SSB का साइक या इंटरव्यू या GTO हर चीज 2-2 बार कराता है. स्पेशली अगर मैं साइक और GTO की बात करूं, 2-2 बार, पहले एक असेसर करेगा, दूसरा असेसर, ठीक है, फुल लेंथ में दोबारा से पूरा एक असेसर पूरा चेक करके बताता है 1-to-1, एक 1-to-1 आपकी काउंसलिंग भी होती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये इतना रिग्रेस क्यों? क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं होता, सिंपल टेट की क्लास हो गई, आज टेट की आज हम टेट पढ़ाएंगे, 10 पिक्चर ये हो गई, इन पर आप स्टोरी लिखिए और देखिए आपको ऐसा होना चाहिए कुछ. यू डू पर्सनलाइज. 30 स्टूडेंट बैच 1, 2 बैच अगर एक साथ हो गए, दोनों पैरेलल अलग चल रहे होते हैं, 30 + 30, बहुत बड़ा वर्कलोड है आपके पास. मुझे लगता नहीं आपको फुर्सत होती होगी सर. तो हम AFPA में ऐसे क्यों करते कि एक असेसर असेस करने के बाद दूसरा असेसर भी असेस करता कैंडिडेट को और उनका ओपिनियन भी देता है, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरव्यू में सीखने के लिए बहुत सारी चीज है, वो बंदा एक हफ्ते में सीख नहीं सकता. लेकिन अगर आप साइकोलॉजी देखोगे, वो पूरा इमेजिनेशन के बेसिस पे टेस्ट है, तो इमेजिनेशन इंप्रूव करना थोड़ा आसान है. GTO में भी क्या होता है कि एक टास्क को जब आप रिपीट करोगे, अपने आप पता चलेगा, बंदा अपने आप एक आइडिया लेता कि मैं पिछले बार ऐसा किया था, तो इस बार मैं और कुछ करके देखता हूँ. तो इट्स मोर लाइक दिस गाय इज लर्निंग फ्रॉम हिज इनसाइट. मैंने क्या किया, क्या गलती किया, क्या सही किया पिछले बार,
उसको कैसे मैं अच्छे तरीके से करूँगा, ये बात आपके सेकंड परफॉर्मेंस में लग जाती है। तो इसलिए जीटीओ और साइकोलॉजी टेस्ट हम रिपीट करते हैं। इंटरव्यू के लिए बंदा और तैयार करना है, तो वो 1 हफ्ते में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम एक इंटरव्यू के साथ छोड़ देते हैं बच्चे को। ओके, दिस इज रीजन इतना रिग्रेस कराने के लिए 15 दिन। दैट्स अ ग्रेट सर। मेरे जो वो एक्सपीरियंस था 15 दिन का, मेरे लिए असेट था वो। तो अनलकीली मेरी एसएसबी किसी वजह से नहीं आ पाई, उस वक्त आनी थी सर। बट आई एम होपिंग कि सेम रिजल्ट जो आप अपने स्टूडेंट्स का देते, क्योंकि उसी बैच से शायद सर आपको पता नहीं होगा, बट फ्रॉम देम 7 स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड आफ्टर या जैसे 15 days। आपको नहीं पता होगा क्योंकि वी आर इन कॉन्टैक्ट। सम ऑफ देम वेर इन कॉन्टैक्ट, हाँ, सम ऑफ देम मे बी वी मे नॉट बी so नोइंग। already 5 to 7 already got recounted. That was a big thing. सबके सब स्क्रीन हो गए, big thing sir. That's a great experience for me, and I hope the student will further enjoy this experience and like to come to you sir. The number is on the screen guys, please contact sir and meet the team. Thank you sir, thank you so much sir, thank you for your time sir. थैंक यू शुभम। आई होप एसवी भोपाल बोर्ड के साइकोलॉजिस्ट की जो मुलाकात है आपके साथ हुई है वो आपको बहुत पसंद आई हो। अभी इन्होंने और इनकी टीम ने 21 सिलेक्शन दिए हैं एसएसबी के अंदर एक ही दिन के अंदर। बहुत बड़ी बात है ये, और यहाँ पर ये सभी असेसर को क्रेडिट जाता है। ये सभी असेसर बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको इनकी मेहनत का अंदाजा बताऊं तो आपको ऐसा पता लगेगा, जैसे ही आप डे 1 होगा ना, डे 1 जिस दिन आप इनको ज्वाइन करोगे उस दिन आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा, और जब डे 15 जब आपके जाने का दिन होगा तो भी आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा कि मैंने बेहतरीन तरह से अपनी पर्सनैलिटी को बदलते देखा है। और यही जरूरी होता है इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी आपकी एसएसबी के लिए। अब आपको एक बात समझनी है, मैं खुद शुभम वाश ने जिसने इतने सारे इंटरव्यू ले रखे हैं, वो खुद भी आपका जो रजिस्ट्रेशन या बुकिंग 1 महीने से पहले नहीं करवा सकता। तो आप बेहतर हैं खुद ही कॉल करें और खुद ही बुकिंग करें। कोई भी मुझे कॉल ना करे 2 या 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, सर मेरी एसएसबी आ गई है, मेरे को प्लीज आफ्टर में बुकिंग करा दो। ये नहीं है पॉसिबल, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं जुलाई में गया था, आई डिड माई बुकिंग इन मई, कि मुझे आना है जुलाई में। तो मेक श्योर आप भी यही करें कि पहले ही बुकिंग करा के रख लें अगर आपकी एसएसबी आने वाली है तो। समय बर्बाद ना करें। और यहाँ पर आपको आफ्पा में फॉर श्योर अपने अंदर पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। 15 दिन में आप दूसरे इंसान बन के आओगे। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर। और मैं आशा करता हूँ कि जिस दिन आप रिकमेंड होगे मुझे इस नंबर पे जरूर कॉल बैक करोगे और मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।